नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग अधिनियम 1947 1947 में 2 टॉपिक्स आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं और 1947 में इनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक हैं हमारे ग्राम पंचायत की शक्तियाँ क्या-क्या होती हैं, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ और इसके अलावा एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे समितियों के बारे में। ग्राम पंचायत के पास कौन-कौन सी समितियाँ होती हैं और इनके क्या-क्या काम होते हैं। ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स देखने को मिल सकते हैं 1 या 2। अब देखो इसमें इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने अगर हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ अभी तक जॉइन नहीं की है, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिएगा। 10 मॉक टेस्ट हम आपको करवा रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन्स होते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन्स बिल्कुल नए हैं। आपको आपका इनसे परिचय होगा, अगर आपका नहीं हुआ है अभी तक, तो इनको ज़रूर जॉइन करिए। संडे को मॉक टेस्ट होता है, इसके बाद फिर 7 से 8 घंटे का इसका विस्तार पूर्वक डिटेल्ड डिस्कशन होता है, ठीक है? तो इसमें ये जो मॉक टेस्ट है, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाता है ताकि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो एक बार इसको ज़रूर जॉइन करिए और आप अपने आप में, अपने कोर्स में, आपने जहाँ से भी कोर्स लिया है या जो भी आपने पढ़ाई की है, उसमें आप बहुत परिवर्तन देखेंगे। वापस आइए अपने 2 टॉपिक्स में, अधिनियम 1947 में समितियाँ और ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। सबसे पहले मैं समितियों की बात करूँगा। अधिनियम 1947 में समितियाँ। तो ध्यान दो, जब आप एक्ट 1947 पढ़ते हो, तो आपको इसमें 4 प्रकार की समितियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है? कौन-कौन सी समितियाँ हैं? जैसे सबसे पहले आपको दिखता है स्थायी समिति के बारे में, स्थायी समिति, ठीक है? इसके बाद आप पढ़ते होंगे संयुक्त समिति के बारे में, संयुक्त समिति के बारे में और भूमि प्रबंधक समिति के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। भूमि प्रबंधक समिति के बारे में भी आपने पढ़ा होगा और अन्य समितियों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है? इसमें आप स्थायी समिति को उठाओ, स्थायी समिति के बारे में देखो कुछ बातें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे स्थायी समिति, स्थायी समिति इसके बारे में प्रावधान कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? स्थायी समिति के बारे में अधिनियम 1947 में प्रावधान कहाँ पर है? कौन-सी धारा है? तो आप धारा याद रखो, स्थायी समिति के बारे में धारा है धारा नंबर 29, ठीक है? इस धारा 29 में कहा गया है कि ये जो स्थायी समिति होगी, इसमें टोटल सदस्य टोटल सदस्य 7 होंगे और ये 7 सदस्य इनमें से एक होगा अध्यक्ष जिसे आप प्रधान कहते हो और बाकी के होंगे अन्य सदस्य और एक होगा अध्यक्ष और बाकी के बचे कितने 6 होंगे अन्य सदस्य। ये जो सदस्य होते हैं इनमें एक ओबीसी होना चाहिए, एक एससी या एसटी होना चाहिए और एक महिला का होना अनिवार्य है, ठीक है? इसमें एक महिला का होना अनिवार्य है, यानी कि इनकी संख्या 1-1-1-1 होनी चाहिए। ये आरक्षण दिया गया है सदस्यों के लिए, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो स्थायी समिति का प्रावधान कहाँ पर है? धारा 29 में, अधिनियम 1947 की धारा 29 में। इसमें टोटल 7 सदस्य दिए गए हैं स्थायी समिति के लिए। ग्राम पंचायतें ही अपने कार्यों को सुलभ बनाने के लिए स्थायी समितियों का गठन करती हैं। टोटल 7 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होता है, बाकी के 6 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है? अब ये जो स्थायी समितियाँ हैं, ये इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो टोटल ग्राम पंचायत में स्थायी समितियाँ होती हैं 6। इन 6 को याद करने के लिए आप एक सिंपल सा जो आप बनाते हो ट्रिक्स, वो आप याद रखो। नेपच्यून, NEPCHW। NEPCHW से मेरा क्या आशय है? इनको अलग-अलग लिखो। NEPCHW। एन फॉर एन फॉर हो गया आपका नियोजन समिति, नियोजन समिति। ई फॉर क्या है? ई फॉर है एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है शिक्षा समिति, ठीक है? पी फॉर मतलब क्या है? पी फॉर का मतलब हो गया प्रशासनिक समिति, प्रशासनिक समिति। ये सी क्या है? ये सी है, इस सी से मेरा आशय है सी फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, ठीक है? तो ऐसे याद रखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण कार्य समिति, कार्य समिति। ये एच का मतलब है हेल्थ, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य समिति, ठीक है? स्वास्थ्य समिति, इसको भी याद रखो। इसके अलावा बचा डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है वाटर, वाटर, वाटर से आशय है जल समिति या जल प्रबंधन समिति। ये टोटल हैं 6 समितियाँ आपकी। अब देखो,
एनईपी को अलग रखो और सीएचडब्ल्यू को अलग रखो। जब आप एनईपी को उठाते हो, यानी कि नियोजन समिति, एजुकेशन समिति और प्रशासनिक समिति, इन तीनों समितियों का जो अध्यक्ष होता है, वो होता है प्रधान, ठीक है? इन तीनों का जो सभापति होता है, वो होता है प्रधान। बात समझ पा रहे हो? तो इसको आप एक तरीके से और याद कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा एनपीएस का। एनपीएस का मतलब क्या होता है? न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है? न्यू पेंशन स्कीम में एन से हो गया नियोजन समिति, नियोजन समिति, पी फॉर हो गया प्रशासनिक समिति, प्रशासनिक समिति और एस से हो गया शिक्षा समिति। ये हो गया शिक्षा समिति, एनपीएस। इन तीनों का सभापति कौन होता है? इन तीनों का सभापति होता है प्रधान। तो कन्फ्यूज़न ऐसे नहीं होगा। ऐसे कुछ टर्म्स बना लिया करो, शॉर्ट ट्रिक्स बना लिया करो। प्रधान 6 जो स्थायी समितियाँ होती हैं, उनमें से किन-किन स्थायी समितियों का प्रधान का अध्यक्ष प्रधान होता है? तो आप बताओगे एनपीएस का। एनपीएस नियोजन समिति, प्रशासनिक समिति और शिक्षा समिति। इनका अध्यक्ष कौन होता है? इनका अध्यक्ष होता है प्रधान। अब इसमें से एक समिति ऐसी होती है जो जीपीडीपी तैयार करती है। ये जो नियोजन समिति है, नियोजन एवं विकास समिति, ये जीपीडीपी तैयार करती है। ध्यान रखिएगा। नोट बना के एक इम्पोर्टेंट बात लिखो, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कौन करता है? ये करता है नियोजन एवं विकास समिति। नियोजन एवं विकास समिति, ठीक है? तो ये समितियाँ हैं, टोटल 6 स्थायी समितियाँ हैं, इनके अलग-अलग कार्य क्या होते हैं, उसको हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था, वो टॉपिक था पंचायतों की शक्तियाँ। अब देखो ग्राम पंचायतों के पास कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं? ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ, इनके पास कौन-कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो ध्यान रखिएगा ग्राम पंचायतों के पास अलग-अलग धाराओं में 1947 का जो अधिनियम है, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, उसकी अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग शक्तियों का वर्णन किया गया है। जैसे, मैं यहाँ पर कुछ शक्तियाँ लिख रहा हूँ, आप उनकी धारा को मैच कराना। देखो आपको याद है या नहीं है? मैंने कहा ग्राम पंचायतें बाहरी किसी संगठन से, ग्राम पंचायतें बाहरी संगठन या फिर किसी संस्था से चंदा या किसी संस्था से नहीं, किसी संस्था को चंदा दे सकती हैं, संस्था को चंदा दे सकती हैं। ये कहाँ पर है, कौन-सी धारा है? मुझे इसकी धारा बताओ। फिर से समझो, ग्राम पंचायतों को शक्ति प्राप्त है कि वो किसी संगठन या संस्था को चंदा दे सकती है। ये किस धारा में वर्णित है? ग्राम पंचायतें सार्वजनिक सड़कों आदि के संबंध में इनको शक्ति प्राप्त है। सार्वजनिक सड़कों आदि के संबंध में शक्ति, ये किस धारा के तहत प्राप्त है? तीसरी मुझे बात बताओ, कर्मचारी जो ग्राम पंचायत में निहित होते हैं, अगर वो किसी प्रकार से मिसकंडक्ट कर रहे हैं, अवाचार कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का भी इसके पास अधिकार है। तो कतिपय कर्मचारी के अवाचार अवाचार की जाँच करने व रिपोर्ट करने की शक्ति, रिपोर्ट करने की शक्ति। ये बताओ किस धारा में वर्णित है? धारा संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मुझे एक और शक्ति बताओ, ग्राम पंचायतें भूमि का अर्जन कर सकती हैं, यानी भूमि के अर्जन की शक्ति ग्राम पंचायतों के पास होती है, किस धारा में है? बताइए। फिर मुझे बताओ ग्राम पंचायतें कहीं किसी संस्था से, किसी ग्रामीण बैंक से, किसी सहकारी बैंक से, तो वहाँ से ग्राम पंचायतें उधार ले सकती हैं, अर्थात ग्राम पंचायतों की उधार लेने की शक्ति। इसका बताओ किस धारा में वर्णन है? फिर एक मुझे और शक्ति बताओ, ग्राम पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं, कर, शुल्क या फिर फीस वसूल सकती हैं, इसका प्रावधान किस धारा में है? बताओ। इतनी सारी बातें मुझे बताओ, ये ग्राम पंचायत की शक्तियाँ हैं। देखो, ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ बाहरी संगठन या संस्था को चंदा दे सकती हैं। कहाँ पर है? धारा 16 का काम है। सार्वजनिक सड़कों आदि के संबंध में शक्तियाँ कहाँ पर हैं? ये है धारा 17 में, ठीक है? इसके अलावा कुछ कर्मचारी अगर मिसकंडक्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ जाँच कर सकती है ग्राम पंचायत, रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। इसका वर्णन कहाँ पर है? ये धारा 23 में है। भूमि को अर्जित करने की शक्ति धारा 33 में दी गई है ग्राम पंचायतों को। उधार लेने की शक्ति धारा 36 में है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा उधार देने की शक्ति ग्राम पंचायतें दें, चंदा दें, तो फिर जब देने की शक्ति आएगी तो 16 का आएगा, जो हमने सबसे पहली शक्ति लिखी थी।
लेकिन पंचायतें जब लेती हैं, तो 36 आता है। कौन-सी धारा है? धारा 36 है। टैक्स वसूल सकती हैं, धारा है 37, ठीक है? पंचायतें कर लगा सकती हैं, फीस लगा सकती हैं, शुल्क वसूल सकती हैं, किस धारा के अंतर्गत? कौन-सी धारा इनको शक्ति प्रदान करती है? धारा है 37। तो ये सारी बातें आप याद रखो। फिर से एक बार देख लो। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया 1947 में कौन-कौन सी समितियों का वर्णन है? स्थायी समिति, संयुक्त समिति, भूमि प्रबंधक समिति और अन्य समितियों का वर्णन है। स्थायी समिति में मैंने क्या बताया आपको? धारा 29 में है स्थायी समिति का प्रावधान। टोटल सदस्य कितने हैं? 7। 1 अध्यक्ष होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें 1 महिला, ओबीसी, एससी, एसटी होना चाहिए। ग्राम पंचायतों में टोटल 6 समितियाँ होती हैं। मैंने क्या बोला? नेपच्यू याद रखो, एनईपी, सीएचडब्ल्यू। एनईपी नियोजन, शिक्षा और प्रशासनिक। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधान और बाकी के अध्यक्ष सभा वो वहीं से यानी कि जो समितियाँ होती हैं, समितियों में से ही कोई सदस्य बना दिया जाता है। सीएचडब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य समिति, एस से स्वास्थ्य समिति, यू से जल प्रबंधन समिति। एनपीएस को याद रखना कि कौन-कौन सी समितियों का अध्यक्ष प्रधान होता है, तो आप एनपीएस को याद रखना, ठीक है? एन से नियोजन समिति, पी से प्रशासनिक समिति, एस से शिक्षा समिति या फिर आप एनईपी को याद रखो, एनपीएस को याद रखो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नियोजन, प्रशासनिक, शिक्षा, ठीक है? इसके अलावा कौन-सी समिति है जो ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि जीपीडीपी बनाती है? तो वो है नियोजन एवं विकास समिति। ग्राम पंचायत की फिर मैंने शक्तियों के बारे में बताया। मैंने कहा बाहरी संस्था या संगठन को चंदा दे सकती हैं धारा धारा 16 के तहत, 16 ए के तहत। सार्वजनिक सड़कों आदि के संबंध में शक्तियाँ धारा 17 में हैं। कुछ कर्मचारी अगर मिसकंडक्ट करते हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकती है ग्राम पंचायत, जाँच करवा सकती है, धारा 23 में है ये। भूमि को अर्जित कर सकती है, धारा 33 में है ये। 36 में है उधार लेने की शक्ति और कर लगाने की शक्ति है धारा 37 में। ये आपको बातें समझ में आई? ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। इससे पहले आपने अगर मॉक टेस्ट की सीरीज़ नहीं जॉइन की है तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिए। आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है? धन्यवाद।